So we are going to see the electromagnetic wave propagation in conducting media. In a conducting media, this is also called lossy dielectric. Lossy dielectric. Here sigma, that will not be zero. Here sigma, that will not be zero. So because of this, wave will be attenuated. So see the case of electromagnetic wave propagation in conducting media. So in a conducting media, lossless, not lossless, in a lossy dielectric. So this is a volume charge density rho v. It's a free है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, ऐसा बोलते हैं इसको, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हमको नहीं मिलता इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना लॉसी डाइलेक्ट्रिक में, इसलिए रो वी जीरो लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, यू हैव टू राइट मैक्सवेल्स इक्वेशन इन एवरी मीडियम, तो हम अभी लॉसी डाइलेक्ट्रिक में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, वेयर रो वी इज जीरो बट सिग्मा इज नॉट जीरो, बट सिग्मा इज नॉट जीरो। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम इज नॉट जीरो। तो उस केस में फर्स्ट है ये, दिस वन इज डाइवर्जेंस डी जीरो, सो इट विल गिव डाइवर्जेंस ई जीरो, देन डाइवर्जेंस एच इज इक्वल टू जीरो, then curl of E is equal to minus mu del H by del T. So this is first Maxwell equation, this is second Maxwell equation, this is third Maxwell equation, and now this is fourth Maxwell equation. You see that curl of H, this is modified Ampere law, sigma E, this is J term plus del D by del T. So D is epsilon E, so I have written D is equal to epsilon E. तो ये आ जाएगा epsilon del E by del T. So this is conduction current term, this is JC and this is JD, displacement current density term. ठीक है, so this is the fourth Maxwell equation. This one is the fourth Maxwell equation. Because sigma is not zero, so this term is non-zero. So again here take the curl of this third expression. We are taking the curl of this. So you will have del cross E. So this is A cross B cross C. ठीक है, and here right hand side curl of this minus mu del H by del T you will get. तो right hand side में क्या है, हम डेल ऑपरेटर को अंदर ले गए हैं और डेल बाई डेल टी ऑपरेटर को बाहर निकाले, ऐसा कर सकते हैं। मतलब टाइम और स्पेस का डिफरेंशिएशन है वो आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी का फॉर्मूला को हमने अप्लाई किया, ए डॉट सी इंटू बी और फिर ए डॉट बी इंटू सी, ऐसा करके तो ये आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे डाइवर्जेंस ई जो है वो जीरो होता है यहाँ से, तो ये आप ये टर्म जीरो हो जाएगा, एंड डेल डॉट डेल जो है वो डेल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये माइनस करके आ गया, ये माइनस में, और फिर यहाँ पे क्या हम ये कर्ल एच की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे ये वाली सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे अपना प्लस हो जाएगा, सो ये यहाँ से जाके फिर हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, दैट इज, इसको फिर अरेंज कर लीजिए म्यू, तो ये सिग्मा डेल ई बाई डेल टी आ जाएगा ये वाला टर्म, और यहाँ पे आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई। तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पर। अब आप यहाँ पे देखिएगा ये एक टर्म फर्स्ट ऑर्डर भी यहाँ पे आ गया है, पहले क्या था, ये आ रहे थे और ये आ रहा था, ये नहीं आ रहा था अपना, लेकिन अब ये टर्म भी आ गया म्यू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी। तो आपने इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ा होगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे वेलोसिटी के टर्म में पढ़ा होगा, है ना। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो टर्म है ये डैम्पिंग टर्म बोलते थे आप लोग उसमें, है ना, जो डीवी बाई डी टी के जो इस तरह से डीएक्स बाई डी टी जो टर्म रहता था डिस्प्लेसमेंट के टर्म में जो लिखते थे, है ना, तो ये जो टर्म है इसके कारण एटेन्युएशन होता है। तो ये जो इक्वेशन होता है इसको टेलीग्राफिक इक्वेशन बोलते हैं, याद रखिएगा, कई बार ऐसा पूछ देते हैं इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी क्या है, तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एटेन्युएशन भी शो होता है और उसका फेज कांस्टेंट भी होता है। तो ये एटेन्युएटेड वेव, पहले जो वेव पढ़ा था जिसमें ये टर्म नहीं आ रहा था वो अनएटेन्युएटेड का था, अब ये एटेन्युएटेड वेव का है ना, ये 3 डायमेंशनल वेव शो कर रहा है जो एटेन्युएट हो रहा है, एटेन्युएटेड वेव का एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, एटेन्युएटेड वेव का एक्सप्रेशन हो गया है। तो बेसिकली क्या है, हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो साइनोसाइडल वेरिंग या टाइम हार्मोनिक वेरिएशन लेते हैं उसका, है ना, हार्मोनिक वेरिएशन। तो साइनोसाइडल फील्ड के लिए जैसे E इज इक्वल टू ए टू द पावर j ऐसे लिखते हैं या साइन फॉर्म, तो साइन को भी हम लोग जो है e टू द पावर j एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या होता है कि साइनोसाइडल वेरिंग फील्ड के लिए, है ना, जब कभी भी आप डेली जैसे कोई E है ऐसा, है ना, इस तरह से e टू द पावर इसको जैसे j ओमेगा t करके लिखा, तो डेल E नॉट ऐसे लिखिए इसको, तो इसको डेल E बाई डेल टी जैसे किया आपने, है ना, डेल E बाई डेल टी, तो क्या आ जाता है सामने में j ओमेगा करके, j ओमेगा आ जाएगा,
और फिर से वापस ई आ जाएगा ऐसा। तो ये बोलता है कि डेल बाई डेल टी इक्विवेलेंट होता है जे ओमेगा ऐसा। ये देखिएगा डेल बाई डेल टी है, साइनोसाइडल केस में हम डेल बाई डेल टी को रिप्लेस कर सकते हैं जे ओमेगा से। और एक बार और ले लेंगे जैसे डेल टू बाई डेल टी स्क्वायर, तो ये जे ओमेगा का होल स्क्वायर आ जाए, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे करके आ जाएगा। अगर एक बार और लेते हैं मैं, जैसे डेल टू ई डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर डबल किया है ना, सो दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर ई वेक्टर आ जाता है ऐसा। तो डेल टू डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर इक्विवेलेंट टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है ऐसा बोलते हैं अपन। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो ये कहा जाता है कि इसको फेजर नोटेशन बोला जाता है। फेजर में लिख रहे हैं, फेजर नोटेशन। जब कभी भी हम लोग फेजर नोटेशन में लिखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन जनरल हमने जो है फंक्शन ऑफ आर और टी होता है, स्पेस एंड टाइम, है ना, स्पेस एंड टाइम। तो जब फेजर में लिखते हैं तो इट्स अ फंक्शन ऑफ स्पेस ओनली, इट्स अ फंक्शन ऑफ स्पेस हो जाता है ये, इसमें टाइम नहीं मिलता, फंक्शन ऑफ अपने को टाइम नहीं मिलेगा। सो वी आर इंटरेस्टेड इन स्पेस वेरिएशन, याद रखिएगा, वी आर इंटरेस्टेड इन स्पेस वेरिएशन। और अगर हमको टाइम वेरिएशन चाहिए होता है तो ई टू द पावर जे ओमेगा टी हम बाद में ऐसा ऐड कर देते हैं उसमें लास्ट में टर्म में, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो। मैंने क्या कहा कि कोई भी है ई एज ए फंक्शन ऑफ जो है हम स्पेस निकालेंगे ऐसा, जो भी रहेगा उसमें हम बाद में अगर आपको एज ए टाइम चाहिए तो ई टू द पावर यहाँ इज अ फंक्शन ऑफ जो रहेगा स्पेस रहेगा और ई टू द पावर जे ओमेगा टी ऐसा कर देंगे ऐसा। तो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट, है ना। स्पेस वेरिएशन क्या होगा वो देखना है, टाइम वेरिएशन है वो पोलराइजेशन रिफर करता है, तो हम बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से जब डेल बाई डेल टी को जे ओमेगा रख दोगे आप यहाँ पे, जे ओमेगा म्यू सिग्मा आ जाएगा और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन आएगा। तो इसको रियल और इमेजिनरी टर्म में इस तरह से लिखा तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर ई वेक्टर। अब ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये गामा स्क्वायर, ये गामा को मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलता हूँ ऐसा, वेयर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा म्यू सिग्मा। म्यू क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लासी डाइलेक्ट्रिक का, सिग्मा कंडक्टिविटी है, ओमेगा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसका नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, म्यू परमेबिलिटी है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उस स्क्वायर वैल्यू इज दिस, है ना, मतलब ये कॉम्प्लेक्स है। तो आप देखेंगे कि इसमें रियल और इमेजिनरी दो क्वांटिटी मिलेगी, कॉम्प्लेक्स है। तो अल्फा है उसको हम लोग रियल पार्ट जो है उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन कांस्टेंट। ये देखेंगे आप एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, जैसे अगर मैं ये लासी मीडियम ले लिया ऐसा, है ना, आप देखेंगे लासी, और अगर ये एयर है, ठीक है, और ये मेरा ब्लू कलर में जो है उसका बाउंड्री शो कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आप देखेंगे इस तरह से परफेक्ट इसमें सेनोसाइडल होता है ऐसा, सेनोसाइडल रहेगा, इसमें एम्पलीट्यूड है वो नहीं करेगा ऐसा वेरी, लेकिन जैसे ही वो इसमें घुसेगा लासी डाइलेक्ट्रिक में तो क्या है इस तरह से ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है ना। तो ये फ्री वेव बोलते हैं इसको, अनएटेन्यूएटेड। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फिक्स रहता है इसमें ऐसा, चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये कम होते जाता है, कम होते जाता है ऐसा, ये कम होते जाएगा इधर, तो ये इधर लॉस हो रहा है ऐसा बोले। तो ये जो डिक्रीज हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ अल्फा, है ना, डिस्टेंस के साथ। यहाँ पे अल्फा 0 होता है मेरा, बट हियर अल्फा विल नॉट बी 0, हियर अल्फा विल नॉट बी 0, ठीक है। जो भी होगा सिर्फ यहाँ पे आपको अल्फा बीटा दोनों मिलेगा, यहाँ पे जो है बी की वैल्यू रहती थी और अल्फा 0 हो जाता था। तो ये डिफरेंस हमको देखने मिलता है, तो बिकॉज ऑफ ये जो टर्म आ रहा है इसके कारण होता है ना, और उसी के कारण हमारा ये अल्फा राइज बोलेंगे इसको। तो अल्फा जो है जो एटेन्यूएशन है, जिसका एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का डिक्रीजिंग होगा जब लासी डाइलेक्ट्रिक में जाएगा, तो इसको हम नेपर पर मीटर में लिखते हैं ना, नेपर पर मीटर। और बीटा जो है फेज कांस्टेंट, जिसको हम लोग 2 पाई बाई लेमडा भी कहते हैं। अगर वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेमडा है तो बीटा को रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई बाई लेमडा से ऐसा, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग जो है देखेंगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, नेक्स्ट एग्जाम में पूछते हैं ये, ठीक है। तो ये आ गया आपका गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, ठीक। अब ये अल्फा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा है, तो इसको आप क्या है स्क्वायर कर दीजिए, तो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अल्फा स्क्वायर फिर प्लस जे स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो जे स्क्वायर -1 हो जाएगा, फिर जे टू अल्फा बीटा ऐसे आ गया। और गामा स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो आप क्या कंपेयर करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस रियल के लिए अल्फा स्क्वायर माइनस, तो ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा इज दिस, 2 अल्फा बीटा इज दिस, ठीक है। तो इसमें क्या करिए आप बीटा की वैल्यू
ये जो बीटा है दैट इज इक्वल टू, इसमें नीचे डिवाइडेड बाय 2 अल्फा करके यहाँ पे बीटा की वैल्यू डाल दीजिए, तो अल्फा टू द पावर 4 में आपको मिलेगा एक्सप्रेशन ये, उसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो अल्फा टू द पावर स्क्वायर के लिए, फिर अल्फा के लिए आप निकाल लीजिए ऐसा, तो ये वाली वैल्यूज आती है जो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ। जो रूट आएगा इसका, 2 रूट आएंगे, तो उसका जो 2 रूट में से एक रूट को रखना है कि यहाँ पे प्लस माइनस करके आता है ना, यहाँ पे प्लस माइनस, लेकिन मैं यहाँ पे प्लस साइन को लिया हूँ और माइनस को नहीं लिया हूँ। उसका रीजन है, बताऊंगा क्यों ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो अल्फा जो आता है ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन 2, ये ऐसे आता है, फिर ये इसका ब्रैकेट में है, फिर -1, फिर ये ऐसा ब्रैकेट में है, ये याद रखिएगा, ये ऐसे ब्रैकेट में है, ये वाले जो टर्म है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ये इसका पूरे का ऐसा ओमेगा अपॉन एप्सिलॉन का स्क्वायर ऐसा करके, फिर ये पूरा ब्रैकेट क्लोज होता है ये, तो ये जो उसका फिर हाफ है ये, है ना, याद रखिएगा, उसका फिर ये हाफ होता है, ठीक है। तो दिस इज -1 प्लस अंदर में, है ना, अंडर रूट, पूरा अंडर रूट में, यहां तक अंडर रूट में ऐसा, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसका सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर है, ये टर्म 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, और ये जो पूरा टर्म है उसका अंडर हाफ, क्योंकि अल्फा स्क्वायर के लिए सॉल्व होता है, फिर अल्फा निकालता हूं मैं, है ना, तो ये हाफ करके आएगा। और बीटा की वैल्यू है वो इतना आता है ना। इसको हम लोग यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जो साइन है उसको इसलिए रखा गया है, यहाँ पे माइनस साइन इसलिए रखा गया क्योंकि जब कभी भी सिग्मा 0 हो, अगर, है ना, सिग्मा जीरो हो, तो अल्फा जो है इट शुड बी टेंडिंग टुवर्ड 0 आना चाहिए, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस करके 2 ऑप्शन आता है, तो मैंने बीटा के लिए यहाँ पे प्लस ऑप्शन लिया है और अल्फा के लिए माइनस ऑप्शन लिया है। तो क्यों लिया है उसका रीजन बता रहा हूँ। सिग्मा जब आप 0 लेते हैं तो ये परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक का केस में जाना चाहिए, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक का केस और एयर, तो उस केस में क्या ये 0 आता है आपका अल्फा, तो सिग्मा यहाँ 0 करोगे तो देखिएगा -1 आएगा और इधर ये टर्म 0 हो जाएगा, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा है ये 0 आएगा जब आपका सिग्मा 0 हो तब, है ना। तो इसलिए अल्फा को मैं यहाँ पे माइनस करके यहाँ लेता हूँ, जब आप उसको सॉल्व करेंगे अल्फा स्क्वायर के लिए यहाँ माइनस प्लस करके आएगा, बट आई एम टेकिंग हियर माइनस साइन। रीजन मैंने बताया, जब आप सिग्मा को 0 करें तो ये भी 0 होना चाहिए अल्फा, अदरवाइज क्या है, सिग्मा को मैं 0 करूंगा तो 0 नहीं होगा अगर मैं प्लस साइन ले लेता हूँ, ठीक है। तो जब कभी सिग्मा 0 होगा तो अल्फा आपका 0 आना चाहिए। और बीटा जो है फेस कांस्टेंट की वैल्यू, ये ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 1 प्लस ऐसा करके, फिर ये 1 प्लस ये ऐसा करके, ये ऐसा है, ये है ना, ये फिर वे पूरे का ब्रैकेट है, फिर उसका हाफ ऐसा है, ठीक है। तो ये 1 जो है उस प्लस ये वाला जो पूरा टर्म है, ये पूरा फुल ब्रैकेट है, उसका हाफ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही चीज जो मैंने कहा था, फॉर सिग्मा इज 0 अल्फा इज 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा इस डायग्राम में मैं समझाने की कोशिश किया हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन। ये देखिएगा एयर है और ये फिर ये आपका कंडक्टिंग मीडियम है ना, जिसको लासी मीडियम बोल रहे हैं, ऐसा लासी, इस तरह से ये देखिएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो फुल आपको देखिएगा यहाँ पे ऐसा फुल साइनोसाइडल मिल रहा है, ऐसा कोई एटेन्यूएशन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ये टकराया इसके सरफेस से कंडक्टिंग मटेरियल का, है ना, लासी मीडियम का, तो ये एटेन्यूएशन शुरू हो गया, देखिएगा इसका एटेन्यूएशन शुरू हो गया, ये ऐसा इस तरह से, ठीक है। फिर अगर आगे एयर है तो ये एयर में फिर ये कांस्टेंट होकर ऐसे जाएगा, ऐसा इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है कंडक्टिंग मीडिया में ये देखिएगा ये एटेन्यूएट होता है, एटेन्यूएटेड वेव। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म आया डेल ई बाई डेल टी, फर्स्ट ऑर्डर जो टर्म आया, और ये क्यों आया, बिकॉज सिग्मा जो था वो मेरा 0 नहीं था, इसलिए आया, है ना। तो इसको बोलते हैं एटेन्यूएटेड वेव, है ना। जो ओवर डैम्ड, अंडर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड, इस तरह का जो स्टडी पहले किए होंगे ना, उसी से समझना है उसको। तो इसमें आपका सेकंड ऑर्डर टर्म, फर्स्ट ऑर्डर टर्म दोनों होता है। तो एयर में जो देखेंगे लास्ट जो है अनएटेन्यूएटेड, है ना, और यहाँ पे एटेन्यूएटेड वेव मिलता है, ऐसा। तो यहीं पर फिर एक स्किन डेप्थ का कॉन्सेप्ट है दैट यू हैव टू सी। तो ये एग्जाम में आता है कभी कभी, है ना, याद रखिएगा। एटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दीजिए और फेस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दीजिए। तो इस तरह से आपको निकालना है, इसको सॉल्व करके यहाँ से बीटा की वैल्यू ओमेगा म्यू सिग्मा दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा करके यहाँ रख दीजिए और फिर अल्फा स्क्वायर के लिए सॉल्व करिए और अल्फा को फिर यहाँ पे निकाल लीजिए।
तो यहाँ पे आपको माइनस साइन लेना बताया और बीटा के लिए यहाँ पे प्लस साइन लेना है। तो इस तरह से आप अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन इन ए कंडक्टिंग मीडिया। जब करेंगे तो इस तरह से वेव इक्वेशन मिलेगा और कॉम्प्लेक्स प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो गामा है दैट विल बी अल्फा प्लस जे बीटा करके आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन इन ए गुड कंडक्टर, इन ए गुड कंडक्टर, ठीक है। गुड कंडक्टर का केस में जेसी जो है कंडक्शन करेंट इज ग्रेटर देन जेडी होता है ना। या बोल सकते हो जेसी बाई जेडी कंडक्शन करेंट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट करेंट इज ग्रेटर देन 1। तो ये प्रूफ आ चुका है, जेसी बाई जेडी ये ओमेगा अपान एप्सिलॉन होता है, ये प्रूफ करो करके, है ना। तो कैसे करोगे, जेसी क्या होता है आपका, जेसी इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई, ऐसा, ठीक है। और जेडी जो है अभी आपको बताया फेजर नोटेशन में लिखा है, तो इसको डेल डी बाई डेल टी अपन ऐसा लिखा है ना। तो इसको रिप्लेस कर सकते हो आप जे ओमेगा से, ऐसा जे ओमेगा, और डी इज एप्सिलॉन ई से ऐसा। तो इसकी मॉड वैल्यू करना है ऐसा, देखिएगा ऐसा मॉड वैल्यू। तो ये आपका जो ई कट जाएगा और नीचे जो है सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन आ जाता है। तो ये प्रूफ हो गया उसका, सिग्मा अपॉन ओमेगा। मतलब आपका कंडक्शन करंट ज्यादा होगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट ज्यादा होगा, ये डिसाइड होता है बाय सिग्मा एन ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू से। तो अगर सिग्मा इज ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन है ना, जो कि मतलब नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का प्रोडक्ट की वैल्यू अगर सिग्मा से कम है, इस सिग्मा कंडक्टिविटी से, तो वो ये गुड कंडक्टर का केस होगा। मतलब इसमें कंडक्शन करंट विल बी मोर देन डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। ये इसका गुड कंडक्टर का केस कहलाएगा, है ना। तो ये जेसी बाई जेडी कब होगा, जेसी विल बी ग्रेटर देन जेडी कब होगा, जब सिग्मा विल बी ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन होगा, ऐसा। तो ये गुड कंडक्टर का केस होता है, याद रखना है। तो गुड कंडक्टर के केस में व्हाट विल बी द वेलोसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, सेम वेलोसिटी से नहीं करेगा। ये आप देखें, ये वेलोसिटी नहीं रहेगी। अब अभी हमने जो निकाला था अंडर रूट 1 अपान म्यू एप्सिलॉन होता है करके, ये नहीं रहेगा। अब कुछ और वेलोसिटी आएगा, देखिएगा ये वेलोसिटी आएगी। तो उसको कैसे निकाला जा रहा है हम आपको बता रहे हैं। वेलोसिटी बेसिकली होता है ओमेगा अपॉन बीटा, ठीक है। ओमेगा नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज 2 पाई एफ बोलते हैं, और फेस कांस्टेंट को हम लोग वेवलेंथ अगर है तो उसको 2 पाई बाई लैम्डा बोलते हैं, है ना, बीटा को। तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी इज एफ टाइम्स लैम्डा ऐसे करके आता है। सो दिस इज एफ लैम्डा, ऐसा फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ दैट इज वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग फेज वेलोसिटी, याद करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म और आएगा आगे जैसे पढ़ेंगे, तो ग्रुप वेलोसिटी करके। ग्रुप कभी भी क्या है, किसी भी मीडियम में, है ना, कभी भी हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं होता। अभी हम लोग क्या सिंगल फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल ऐसा डिस्कस कर रहे हैं अभी, लेकिन जैसे ही कम्युनिकेशन में, है ना, इसमें तो ठीक है, पावर ट्रांसमिशन करना हो तो सिंगल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहता है, लेकिन जैसे कम्युनिकेशन के लिए क्या है, वो तो पूरा एक बैंड होता है ना, आप फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो उस केस में क्या है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं होता, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होती। तो वहां पे हम लोग दोनों स्पेसिफाई करते हैं, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। तो अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी है तब तो फेज वेलोसिटी। तो कई बार क्वेश्चन आया है डिफरेंशिएट फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी, या डिफाइन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी हम वेव का ऐसे डिफाइन करते हैं, द वेलोसिटी एट विच द कांस्टेंट फेज वेव फ्रंट है, जो आप कांस्टेंट फेज एडवांसेस। एक वेव फ्रंट क्या होता है, जो हम इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से एज ए वेव फ्रंट, जैसे अभी हमने बोला था इस तरह से एक प्लेन वेव, है ना। तो ये जो वेव फ्रंट कांस्टेंट जो आगे मीडियम में एडवांस होता है, जहां पे ई का जो सारे पॉइंट में इसमें जो सेम फेज में होते हैं, फील्ड वैल्यू वेयर पॉइंट्स वेयर फील्ड वैल्यू हैव सेम कांस्टेंट, तो उसका जो लोकस होता है वो वेव फ्रंट कहलाता है। तो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट जैसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया, तो वेव फ्रंट किस वेलोसिटी से मूव करता है ना, वो आपका कहलाता है फेज वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी एट विच कांस्टेंट फेज एडवांसेस इन दैट मीडियम दैट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी, है ना। तो जिस वेलोसिटी से आप बोल सकते हैं वेव मूव करता है उस मीडियम में, वो फेज वेलोसिटी कहलाता है। लेकिन जैसे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी हुआ तो हर एक कंपोनेंट, हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट VP1 VP2 अपने उससे जाता है फेज वेलोसिटी से। लेकिन एज ए ग्रुप उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज है ना, तो जो
जो जिस स्पीड से जो एनर्जी जो ट्रांसफर होगा, जो पावर ट्रांसफर होगा, वो ग्रुप वेलोसिटी से होगा, है ना। तो एज ए कंबाइंड जो परफॉर्मेंस हो रहा है वो ग्रुप बोल सकते हैं अपन लोग, है ना। सो आप देखेंगे वीपी जो है फेज वेलोसिटी जब हम लिखते हैं तो इसको हम लोग ओमेगा बाई बीटा लिखते हैं, लेकिन जब ग्रुप वेलोसिटी आता है तो इसको हम लोग डी ओमेगा बाई डी बीटा लिखते हैं, ऐसा, है ना। जब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी रहेगी तो ये याद रखिएगा, ये आपको वीपी इज इक्वल टू ओमेगा अपान पी। और वीपी और वीजी का जो है आप देखेंगे जो है वीपी और वीजी, ये आप सी स्क्वायर ऐसा आप लिख सकते हो इसको, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन, वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर, या एक पर्टिकुलर मीडियम में आप लिखते हैं इसको, है ना, वीपी इंटू वीजी, तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हो इसको। ये हम एंटीना वगैरह में और ज्यादा चलेगा, वेव गाइड में जो है उसमें फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी दोनों। तो देखिए हम कैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, v जो फेज वेलोसिटी है ओमेगा अपान बीटा निकाल, है ना। तो ओमेगा को हम एज इट इज रहने देते हैं, बीटा निकालना है। तो बीटा की वैल्यू कहां से मिलेगा हमें, गामा इज इक्वल टू आपने पढ़ा है अल्फा प्लस जे बीटा होता है ना। तो यहाँ पे हमको बीटा की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है। एग्जाम में आता है, ये याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो इसको थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेट कोशिश कर रहे हैं अंडर दिस कंडीशन, गुड कंडक्टर के केस में, जब सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1 हो, तो उल्टा बोल सकते हैं ओमेगा एप्सिलॉन अपान सिग्मा इज लेस देन 1 हो। तो इसको हम लोग इस टर्म में लिखा है ऐसा, यहाँ पे देखिएगा ऐसा, इसको ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर ये 1 प्लस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 1, तो इसको हम बाइनोमियल सीरीज से एक्सपांड कर सकते हैं, बाइनोमियली एक्सपांड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आप बाइनोमियल एक्सपांड करके लिख सकते हो, है ना। और या तो आप जो है देखिएगा ओमेगा एप्सिलॉन अपान सिग्मा लेस देन 1 है, तो ये टर्म को मैं नेग्लेक्ट ही कर दिया हूँ, है ना, क्योंकि ओमेगा एप्सिलॉन इज लेस देन सिग्मा, तो आप बोल सकते हो ओमेगा अपान सिग्मा लेस देन 1, तो 1 के कंपेरिजन में ये प्लस 0.01 0.02 इस तरह से आएगा, है ना। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये जो टर्म आएगा ये आ जाएगा जे ओमेगा म्यू सिग्मा करके, ऐसा जे ओमेगा म्यू सिग्मा, ठीक है। तो ये अंडर रूट करके आ गया, और इसको हम जे जो है यहाँ पे इसको 1 प्लस जे, ये जो जे लिखे हो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस जे, आप खुद बताइए मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो 1 प्लस जे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, 1 प्लस जे, ऐसा लिखने से 1 प्लस जे स्क्वायर, सो जे स्क्वायर इज क्या जाएगा ये 1 प्लस जे को, और ये नीचे 2 करके करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 जे आएगा, तो 1 प्लस जे डिवाइडेड बाई 2 का ऐसा करके मैं उसको लिख सकता हूँ उसको, है ना। 1 प्लस जे, इसको 1 प्लस जे, जे इज इक्वल टू 1 प्लस जे का होल स्क्वायर अंडर रूट, और फिर इसको डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 ऐसा करके मैं लिख सकता हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 प्लस जे स्क्वायर आएगा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, जे स्क्वायर इज माइनस प्लस 2 जे, ठीक है। तो ये अंडर रूट है तो जे 2 अंडर रूट आएगा, और अंडर रूट 2 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये अंडर रूट जे को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, अंडर रूट के लिए। तो इस तरह से आप जो है उसको लिख सकते हो। सो हियर जे अंडर रूट है, उसको जो है आपने लिखा 1 प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऐसा करके अंडर रूट 2, ठीक है। तो जे वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखा दैट इज 1 प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लिखा, ठीक है, 2 लिखा, जे इज इक्वल टू, ये देखिएगा, तो ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में मैं अंदर डाला उसको, तो ये 1 प्लस जे जो अंडर स्क्वायर में था अंडर रूट है, तो ये बाहर हो गया, और फिर ये ओमेगा म्यू सिग्मा अपान 2, तो ये आ जाएगा आपका, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रियल और इमेजिनरी अलग कर दीजिए, तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो टर्म है आप कंपेयर कर लीजिए ना दोनों इक्वेशन को, सो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल आ गए, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा अपान 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह में आएगा, अल्फा की वैल्यू निकालना, बीटा की वैल्यू फॉर ए गुड कंडक्टर ऐसे करके, तो आपको याद रहना चाहिए। सो अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा अपान 2, अंडर रूट म्यू सिग्मा अपान 2 आ गया है, ठीक है। तो अब आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, देखिए, तो v इज इक्वल टू ओमेगा अपान बीटा, तो बीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, सो बीटा इज ओमेगा म्यू सिग्मा करके आप, और एक ये ओमेगा है, तो ये नीचे अंडर रूट एक कैंसिल हो गया, तो ये आ जाता है अंडर रूट
अब 2 ओमेगा म्यू सिग्मा ऐसा आ गया, देखिए यहाँ पे। तो ये है, आप देखिएगा गामा ओमेगा डिपेंडेंट आ गया, म्यू डिपेंडेंट आ गया, सिग्मा डिपेंडेंट आ गया, देखिएगा। तो आप यहाँ देखिए सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है अंडर रूट में। तो कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा, आपका वेलोसिटी उतना कम होगा उसमें, उस मीडियम में, है ना। मतलब कॉपर और गोल्ड को आप कंपेयर करोगे तो गोल्ड में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम होगा, उसमें ज्यादा होगा कॉपर में, ऐसा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का जो केस है ना, कंडक्शन है, वो रिवर्स होता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफरेंट, इट्स नॉट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो याद रखना ये चीज को। तो ये वेलोसिटी जो है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा। जितना ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू रहेगी, उतना कम आपको वेलोसिटी मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था जो आपको याद रखना है, ठीक है। एंड इट्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज आप 2πf करके लिख सकते हो इसको। तो इस तरह से ये इसको याद रखना है आपको, ठीक है। सो 2 ओमेगा अपॉन म्यू, ये वैल्यू आ गई सिग्मा अंडर रूट वेलोसिटी की वैल्यू, फेज वेलोसिटी, है ना, फेज वेलोसिटी याद रखिएगा, फेज वेलोसिटी, द वेलोसिटी एट विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल ट्रांसमिट इन दैट गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर में कितने वेलोसिटी से मूवमेंट होगा, है ना। परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक में क्या था, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक में ये था, कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए, है ना। देखिएगा म्यू एप्सिलॉन, तो म्यू और एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे नहीं था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, एज वेल एज इट डिपेंडिंग अपॉन म्यू परमेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपका लॉसलेस केस है, दिस इज लॉसलेस, दिस इज लॉसलेस एंड दिस इज लॉसी, लॉसी जिसमें गुड कंडक्टर का केस, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये जो केस है, एग्जाम में आएंगे ये चीज। तो आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडिया निकालिए, तो ये आप इसको निकालना है ऐसा, इन केस ऑफ गुड कंडक्टर, ठीक है, वेलोसिटी। अब इसमें एक स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट, है ना, स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट ये क्या होता है, ये आपको इस डायग्राम से ही समझ सकते हैं इसको। देखिएगा ये क्या होता है, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये एयर का केस है ना। जैसे ही ये मेटल में गया तो ये एटेन्यूएट होना शुरू हो गया। तो ये अगर आपका सिग्मा अगर मेरा इनफाइनाइट होता है ना, सिग्मा इनफाइनाइट होगा तो ये अंदर जाता ही नहीं है, ये यहीं पे ही रहेगा, ये यहाँ पे ये पूरा फट से ये जैसे ही अंदर जाएगा ये बहुत जल्दी एटेन्यूएट हो जाता है अंदर में। तो उसको हम लोग बोलते हैं पूरा सरफेस पे ही रहना, स्किन पे रहना। जैसे एक बॉडी है, मेटल बॉडी है, तो मेटल के बॉडी पे सरफेस पे ही रहना, अंदर नहीं जाना, अंदर इनसाइड नहीं जाता। तो उसको हम लोग स्किन इफेक्ट बोलते हैं, है ना, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। तो स्किन इफेक्ट है, वो हम बोला जाता है उसको। तो उसको समझते हैं हम लोग, है ना। इन ए गुड कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मेनली एट सरफेस एंड रैपिडली डिकेज इनसाइड कंडक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में एज वेल एज हमारा CSV2 में भी क्वेश्चन आता है, डिफाइन स्किन इफेक्ट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्किन डेप्थ। स्किन या डिफाइन स्किन डेप्थ भी आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्किन डेप्थ, डिफाइन स्किन डेप्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका कंडक्टिंग मीडिया में जब प्रोपोगेट होता है गुड कंडक्टर का केस, गुड कंडक्टर का केस में पढ़ रहा है ना। तो ये डेल स्क्वायर ई वेक्टर गामा स्क्वायर ये बना था, वेयर गामा स्क्वायर अभी हमने बताया था जो भी आपका बना था यहाँ पे पूरा, दैट इज इक्वल टू माइनस ये जो पूरा वैल्यू था, ये गामा की वैल्यू, ये जो पूरा था ये हमने देखा था माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा, ये जो वैल्यूज थी गामा स्क्वायर की, है ना, ये रहेगा पूरा आपका गामा की वैल्यू, दिस वन जो आपने अल्फा प्लस जे बीटा निकाला। तो गामा स्क्वायर वैल्यू ये पूरा आपका ये रहेगा ऐसा, माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा म्यू सिग्मा, ये वैल्यू पूरी रहेगी वहां पे। तो अब यहाँ पे मैं स्किन डेप्थ है वो देखने जा रहा हूं और उसको डिफाइन करूंगा, ठीक है। सो फॉर यूनिफॉर्म प्लेन वेव मूविंग इन जेड डायरेक्शन, है ना, जेड डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म प्लेन वेव, तो यूनिफॉर्म प्लेन वेव के लिए मैंने अपन ने पहले ही कहा था कि डेल बाई डेल एक्स, है ना, और इज इक्वल टू डेल बाई डेल वाई, जीरो होगा इफ द वेव इज मूविंग टुवर्ड जेड डायरेक्शन, है ना, इफ द वेव इज मूविंग टुवर्ड जेड डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि ई और एक्स जो एक्स वाई प्लेन में होता है, तो हम यहाँ पे एक्स
कंपोनेंट के लिए लिख रहे हैं, तो एक्स कंपोनेंट के लिए जब लिखोगे तो इस तरह से आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये del 2 डिवाइडेड बाय del x स्क्वायर और del 2 डिवाइडेड बाय del y स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन सिंपली z के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिएगा, हम जब उस समय बता रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ स्पेस जेड एंड टाइम आ रहा था, क्योंकि ये फेजर नोटेशन में लिखा है, हमारा यहाँ पे टाइम फैक्टर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस है, ये देखिएगा, ये फंक्शन ऑफ स्पेस है। अगर इसको फंक्शन ऑफ टाइम बनाना है तो t यहाँ पे करेंगे जेड कामा टी और e टू द पावर j ओमेगा टी अपन ऐड कर देंगे, बस इतना ही रहता है इसमें, तो ये टाइम के साथ मिल जाएगा। बट हियर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टाइम वेरिएशन, स्पेस वेरिएशन, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन है ex जो है टुवर्ड z डायरेक्शन एज ए फंक्शन ऑफ z e नॉट e टू द पावर माइनस गामा z, वेयर गामा इज अल्फा प्लस j बीटा, है ना, अल्फा प्लस j बीटा, ठीक है, वेयर गामा इज अल्फा प्लस j बीटा। ये अपन ने अभी डिफाइन किया कॉम्प्लेक्स प्रोपगेशन कांस्टेंट। सो ex इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस गामा z, तो गामा क्या होता है, अल्फा प्लस j बीटा, ये आपने लिख दिया, ठीक है। ये तो अब ये e नॉट e टू द पावर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस अल्फा जेड, और e टू द पावर माइनस जे बीटा जेड, इसको मैं अलग कर सकता हूं, ठीक है। सो e टू द पावर माइनस अल्फा जेड, ये वाला जो टर्म है, और इसी को फिर मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस जे बीटा जेड। तो देखिएगा ये जो है रियल टर्म है ना, अल्फा यहाँ पे जे नहीं आया है, तो ये जे आया है, मतलब ये फेस टर्म होता है, फेस। इसका जब मॉड लोगे ऐसा तो ये 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मॉड वैल्यू ले रहे हैं, देखिए। तो ये जो टर्म है जे बीटा जेड e टू द पावर माइनस जे बीटा जेड मॉड वैल्यू, वो 1 हो जाएगा। तो आपके पास ये बचेगा, है ना, आपके पास ये बचा। तो ये जो है जेड इज इक्वल टू 0 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, सपोज ये अगर एयर है और ये कंडक्टर का केस है मेरा, तो इस तरह से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ये ऐसा यहाँ पे ई नॉट है यहाँ तक, जैसे ही सरफेस में आया मेटल का, तो अब ये देखिएगा ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, ऐसा ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो ये जो डिक्रीज होना हुआ बिकॉज ऑफ दिस, तो ये e टू द पावर माइनस अल्फा जेड के कारण, ऐसा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक टर्म है डिफाइन कर रहा हूँ, ए नॉट e टू द पावर माइनस जे डेल्टा। डेल्टा को मैं स्किन डेप्थ बोल रहा हूँ, दिस इज स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ, दिस डेल्टा इज स्किन डेप्थ, एंड दिस डेल्टा को मैं 1 अपॉन अल्फा लिख रहा हूँ, ठीक है। सो ये आ जाएगा मेरा माइनस जेड अपॉन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज 1 अपॉन अल्फा, ठीक है, इट्स वैल्यू। नाउ सपोज जेड इज डेल्टा, अगर जेड इस वैल्यू जो है, जेड है मेरा डेल्टा के बराबर है, इफ जेड इज इक्वल टू डेल्टा करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा e टू द पावर माइनस 1, मतलब ये क्या आ गया, e नॉट बाई ई, ई नॉट बाई ई। तो ये जो जेड इज इक्वल टू अल्फा ई नॉट बाई ई, तो आप कितना आएगा, ई नॉट बाई ई करोगे तो कितना आएगा, समथिंग 33.33 करके आएगा, आप देखना वहां पे ई नॉट बाई ई, है ना। ई की जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है 2.718 करके जो डालोगे, तो यहाँ पे समथिंग 0.3 ऐसे कुछ करके आएगा वैल्यू, 0.33 ऐसी समथिंग कुछ आएगा, 0.2 भी है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा है 1 बाई ई टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, मतलब ये जो यहाँ तक आया ई नॉट एयर में, और ये इधर कंडक्टर में, ये जो इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट ऐसे जो वेव आ रही थी, ये ई नॉट था, ऐसा कितना डिस्टेंस अंदर में, ये अगर डेल्टा डिस्टेंस चल लेता है, तो ये यहाँ पे जो ई नॉट ऐसा जो रिड्यूस होगा, ये इसकी वैल्यू जो है दैट इज ई वैल्यू जो है ई नॉट बाई ई से रिड्यूस हो जाता है, ऐसा 1 अपॉन ई टाइम्स। तो कितने डिस्टेंस पे 1 अपॉन ई टाइम्स, तो ये स्किन डेप्थ है, वो शो करता है कितना रैपिडली वो डीके हो रहा है अंदर में। जितना स्किन डेप्थ कम होगा, स्किन डेप्थ जैसे इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये आपका जेड इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब वो स्किन पे आ रहा है, ऐसा है, अंदर जा रहा है, मतलब उसमें स्किन इफेक्ट कम हो रहा है, ऐसा। तो डेल्टा की वैल्यू जो है, स्किन डेप्थ की वैल्यू जितना कम रहेगा, मिलीमीटर सेंटीमीटर में आता है ये, उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस सरफेस पे होता है, ऐसा। तो उसकी वैल्यू निकालना है अपने को, देखते हैं, ठीक है। तो स्किन डेप्थ इज द डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस इनसाइड अ मेटल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस टू 1 अपॉन ई ऑफ इट्स सरफेस वैल्यू। सरफेस पे ये ई नॉट ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, सरफेस पे ई नॉट,
सरफेस पे ई नॉट। तो अगर मैं इस डायग्राम से और समझाने की कोशिश करूं, जैसे ये ई नॉट है यहाँ पे, है ना, ई नॉट, तो कितने डिस्टेंस पे, ये देखिए सपोज यहाँ पे इस डिस्टेंस पे ई नॉट बाई ई हो गया है, ई नॉट बाई ई यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये डेल, दैट इज कॉल्ड स्किन डेप्थ, है ना, स्किन डेप्थ। डेल्टा डिस्टेंस अंदर घुसने पे ई जो है एम्पलीट्यूड है इसका, सरफेस पे ई नॉट था तो यहाँ पे ई नॉट बाई ई हो गया है ऐसा। तो ये वैल्यू कहलाता है स्किन डेप्थ। तो स्किन डेप्थ इज द डिस्टेंस इनसाइड मेटल where electric field value reduces to 1 upon E of its free surface value। free surface value यहाँ पे E नॉट लिया, तो E नॉट का डिवाइडेड बाय E, 1 upon E टाइम्स एक्सपोनेंशियल टाइम्स 1 upon E एक्सपोनेंशियल टाइम्स जो है वो डिक्रीज होता है, वो स्किन डेप्थ कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज देखिए अब डिफाइन कर रहे हैं, डेल इज द स्किन डेप्थ and it is defined as the distance from the surface of the conductor where electric field reduces to 1 upon E of its surface value। ये आता है 2 मार्क का, 4 मार्क का भी आ सकता है। डिफाइन स्किन डेप्थ एंड कैलकुलेट्स इट्स वैल्यू इन केस ऑफ ए गुड कंडक्टर, ठीक है। सो ये आ गया आपका इन केस ऑफ ए गुड कंडक्टर, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2 आता है, तो 2 ऊपर चलेगा, देखिएगा। तो ये आ गया सिग्मा सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो देखिएगा अब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आ रहा है, देखिएगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और अगर और इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देखिएगा सिग्मा है ये। कंडक्टिविटी परफेक्ट कंडक्टर में हम इनफाइनाइट लेते हैं, अगर परफेक्ट कंडक्टर है ना, परफेक्ट कंडक्टर, तो उस केस में डेल्टा आपका 0 हो जाता है। मतलब परफेक्ट अगर कंडक्टर हो, स्किन डेप्थ 0 हो रही है, मतलब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अंदर नहीं जा रही है, यहाँ सीधे एटीन्यूएट हो गया, यहाँ पे है ही नहीं, मतलब पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, ये 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसका अंदर जाना ही नहीं होगा। इफ सिग्मा इज इनफाइनाइट, अगर आपका सिग्मा परफेक्ट कंडक्टर है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो अंदर जाएगा ही नहीं। तो इसमें कंक्लूजन निकलता है कि होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, इट विल नॉट गो इनसाइड द मेटल, वो मेटल के अंदर नहीं जाएगा, वो याद रखिएगा उसको, है ना। इट विल नॉट गो इनसाइड मेटल, अगर ये मेटल है और ये इधर एयर है तो ये पूरे का पूरा वापस आ जाएगा यहाँ से, ऐसा। इन केस व्हाट, सिग्मा इज इनफाइनाइट बिकॉज डेल्टा विल बी 0, मतलब अंदर नहीं गया, पूरे का पूरा यही एटीन्यूएट हो गया, सरफेस पे ही पूरा एटीन्यूएट हो गया, तो बोलेंगे इसको पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, अंदर नहीं गया बोलते हैं उसको, ठीक है। सो फॉर ए परफेक्ट कंडक्टर सिग्मा इज इनफाइनाइट, डेल इज 0, फील्ड विल नॉट पेनिट्रेट इनसाइड कंडक्टर, इट रिसाइड्स एट सरफेस। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हुआ। और ये जो मैं सबमरीन का कॉन्सेप्ट दे रहा था, अब देखते हैं, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, देखिएगा। अब ये मैं फ्रीक्वेंसी है हमारा जो सपोज है 3G का लेते हैं, तो 1800 मेगाहर्ट्ज होता है, 1800 है ना, 1800 इंटू 10 टू पावर 6, 1800 मेगाहर्ट्ज लेते हैं। तो ये जो है, ये आपका डेल्टा जो वैल्यू है, ये हार्डली मिलीमीटर में आता है, मिलीमीटर में, है ना। तो अगर जैसे ये मेरा सी है, ये सी, ये सबमरीन है मेरा अंदर में, यहाँ पे सबमरीन, तो क्या होगा, ये डेल्टा मेरा यहीं पे है, मिलीमीटर में है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे ही इस पे गिरता है वो यहीं कहीं एटीन्यूएट हो जाता है, एटीन्यूएट अल्फा के कारण, ठीक है, स्किन डेप्थ। तो ये मेरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यहाँ पे रीच नहीं कर पाता सबमरीन को, क्यों, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे स्किन डेप्थ कम होगा, जैसे ही फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे स्किन डेप्थ की वैल्यू आपका कम होगा, ऐसा। जब स्किन डेप्थ कम हो रहा है मतलब इट्स नियर टू सरफेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट विल नॉट गो इनसाइड। तो सबमरीन में भी होगा, सबमरीन है तो पानी के अंदर होगा, सी में, है ना, समुद्र के अंदर होगा, तो वहां तक नहीं पहुंचता, तो इसलिए हम लोग जो है हायर फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करते। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर हम जो मोबाइल अभी यूज कर रहे हैं, आप लोग जो सिटीज में यूज कर रहे हैं, उसी मोबाइल को, उसी फ्रीक्वेंसी को आप जो है रिसीव नहीं कर पाएंगे सबमरीन में 100 मीटर अंदर, 50 मीटर अंदर चले गए। तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आप सिटी में है, वो लग जाएगा फोन, लेकिन जैसे ही सबमरीन में जाएंगे तो वो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा एटीन्यूएट हो जाएगा, वो आपका जो सी का सरफेस है वहीं पे हार्डली 1-2 सेंटीमीटर मिलीमीटर में ही रेजिस्टेंस रहेगा, अंदर पूरे का पूरा हट जाता है वो। तो ये फ्रीक्वेंसी को हम कम करते हैं, ठीक है। तो सबमरीन से कम्युनिकेट करना हो तो वी कम्युनिकेट एट लोअर फ्रीक्वेंसी, है ना, तो उसका पूरा अलग ही फील होता है, फिर उससे कैसे कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है, कैसे कम्युनिकेट करना होता है।
तो याद रखिएगा ये जितना फ्रीक्वेंसी हम कम करेंगे कम होगा, है ना, उतना ही फिर स्क्रीन डेप्थ ज्यादा होगा। तो इसको मीटर में लाना है तो आपको फ्रीक्वेंसी को और कम करना पड़ेगा, हार्डली 10 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज ऐसा लेते हैं, वेरी लो फ्रीक्वेंसी इस तरह से, तब जा। तो ये स्क्रीन डेप्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। इन केस ऑफ गुड कंडक्टर हम जनरली इसको लिखते हैं, तो इट इज द डिस्टेंस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस टू 1/e ऑफ इट्स सरफेस वैल्यू। तो ये एक्चुअल में दिखाता है हाउ रैपिडली ये वैल्यू डेल की वैल्यू कितना, जितना कम होगा मतलब उतना रैपिड डिके हो रहा है उस मीडियम में, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। और जितना ज्यादा ये वैल्यू हो रही उतना धीरे धीरे डिके हो रहा है उस मीडियम में, ठीक है। तो ये स्क्रीन डेप्थ का कॉन्सेप्ट होता है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें हम लोग जो है हमने कहा था कि इम्पीडेंस कितना आएगा, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन ई और एच कितना होगा, तो ये आप याद रख लीजिए। अब इसको यहाँ तक, ये स्क्रीन डेप्थ तक मैंने बता दिया, गुड कंडक्टर में वेलोसिटी भी बता दिया कितना होगा, और इसका स्क्रीन डेप्थ की वैल्यू कितना आएगी। अब हम देखने जा रहे हैं और ई और एच का रेशियो कितना होगा, ई और एच का जो इम्पीडेंस का था, है ना। हमने कहा था कि परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक में ई और एच सेम फेज में होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो अप्रोक्सीमेटली 45 से लीड करता है। ई जैसे मैंने लिखा ई नॉट ऐसे करके लिखा साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, है ना, और एक एक्सपोनेंशियल टर्म भी आता है माइनस अल्फा जेड करके, क्यों, क्योंकि लासी मीडियम में है। लेकिन जैसे ही आप एच लिखोगे तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा, है ना, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड और एक टर्म और आएगा फेस टर्म, तो ये लैग करता है माइनस डेल्टा, ऐसा ये लैग करेगा, लैग मतलब दोनों सेम टाइम में स्टार्ट नहीं होंगे। ई अगर जैसे मैं इस तरह से लिख रहा हूं ऐसा, तो ये थोड़ा लेट स्टार्ट होगा। ई अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो एच जो है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगा, ऐसा बोल सकते हो आप इस तरह से। ये लेट स्टार्टिंग हो रहा है, ये पहले स्टार्ट हो गया, देखिए। तो ये लैगिंग इफेक्ट आएगा, कितना से लैग करेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री होता है, अप्रोक्सीमेटली 45 गुड कंडक्टर में, या 45 डिग्री भी बोल सकते हो आप उसको, है ना, नियरली 45 डिग्री से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लीड करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो एग्जाम में पूछते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन केस ऑफ गुड कंडक्टर कितने डिग्री से इलेक्ट्रिक फील्ड लीड करता है, तो आप बोलेंगे 45 डिग्री से लीड करता है। तो वो ये कंक्लूजन अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर ए गुड कंडक्टर आपका जो है जेसी विल डोमिनेट ओवर जेडी, तो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 आएगा ये, ठीक है। सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इट विल बी, है ना, ग्रेटर देन 1। सो उस केस में जो है हमने ये गुड कंडक्टर के केस में निकाला हुआ है, ठीक है। अभी जो जस्ट देखा था अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2, ठीक है। अब हम कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जब कभी भी ई और एच के बीच रिलेशन निकालना हो तो आइदर यू टेक थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन या यू टेक फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये हमने ले लिया, फैराडे लॉ ले लिया, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी। तो ये यूनिफॉर्म प्लेन वेव है ना, यूनिफॉर्म प्लेन वेव। तो यूनिफॉर्म प्लेन वेव है तो ई का हम लोग जेड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, वेव जो है इट इज मूविंग टुवर्ड जेड डायरेक्शन, और ई और एच विल लाई इन दिस एक्स वाई प्लेन, है ना, याद रखिएगा ई एंड एच विल लाई इन दिस एक्स वाई प्लेन। तो वहां पर हम लिख रहे हैं, है ना, यूनिफॉर्म प्लेन वेव सॉल्यूशन। तो उस केस में ई का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो ये कर्ल ई की वैल्यू यहाँ पे लिखा, डेल बाई डेल एक्स जीरो होगा, डेल बाई डेल वाई क्योंकि यूनिफॉर्म है, और इधर एच वैल्यू एच एक्स एच वाई ऐसा करके। तो ये मैंने एक्स के लिए लिखा है यहाँ पे, एक्स कंपोनेंट ये, तो यू विल हैव लाइक दिस, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं नाउ सपोज ई का सिर्फ एक्स कंपोनेंट है इस तरह से, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं आपस में तो फिर एच का सिर्फ वाई कंपोनेंट रहेगा, ऐसा इस तरह से, ठीक है। तो ये आप जो है दोनों का रेशियो फिर निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अज्यूम ई का ये वैल्यू है और एच का ये वैल्यू है। तो इसका जो सॉल्यूशन है आपका ऐसे आ रहा है, देखिएगा। तो ई एक्स अगर आपको मालूम है, देखिएगा ऐसा हम लिखते हैं सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल में, तो यहाँ पे जो है ये आप डेल ई एक्स बाई डेल जेड इतना लिखोगे, डबल एक बार और करिए इसको, एक बार और करिए इसको, है ना, फिर यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जो वैल्यूज है ई एक्स अपॉन एच वाई दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो वैल्यूज है डेल ई एक्स डिवाइडेड बाई डेल जेड, तो ये था जेड के साथ ई नॉट ई टू द पावर माइनस गामा जेड आया, है ना।
e टू द पावर माइनस गामा जेड आया। बस 2 मिनट और लेता हूँ, यहाँ तक कंप्लीट कर देता हूँ। तो आप देखिएगा ये जो वैल्यूज है यहाँ पे इसका डिफरेंट जेड के रेस्पेक्ट में लिखा है इसको, ठीक है। लिख दीजिए आप उसको यहाँ पे, तो जो भी वैल्यू आएगा फिर जे ओमेगा एच वाई करके ऐसा आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है ये आपका इतना बनेगा ऐसा, ई एक्स अपॉन एच वाई दैट इज ईटा इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू दैट इज ईटा। इसको हम कंपोनेंट वाइज लिखते हैं, एक्स का वाई डिवाइडेड बाय वाई, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये ईटा इज इक्वल टू आएगा जे म्यू ओमेगा अपॉन गामा करके आएगा, ठीक है। तो आप गामा की वैल्यू लिख दीजिएगा कंडक्टर, गुड कंडक्टर के केस में, है ना, गुड कंडक्टर के केस में। तो ये हमारा ईटा जो है गामा की वैल्यू डाल दिया, तो ये ईटा इतना आ गया, देखिए ऐसे लिखा। फिर जे को मैं 1 प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूँ। जे इज इक्वल टू 1 प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1 प्लस जे ऐसे निकलेगा, है ना, ये देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ईटा जो है इट्स नॉट रियल वैल्यू, इट्स नॉट रियल वैल्यू, है ना। तो ये रियल वैल्यू इज म्यू ओमेगा अपॉन 2 सिग्मा और इमेजिनरी वैल्यू इज आल्सो म्यू ओमेगा अपॉन 2 सिग्मा अंडर रूट आ रहा है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन ये निकला, ये दोनों वैल्यू सेम है। 1 जैसे मैं लिखा 1 प्लस जे 1 ऐसा, तो कितना फेज डिफरेंस हुआ 45 डिग्री का यहाँ पे, है ना, 45 डिग्री का। तो इसलिए बोलते हैं ई एंड एच आर नॉट इन फेज एंड ई लीड्स बाय 45 डिग्री, है ना, ई लीड्स बाय 45 डिग्री, 45 डिग्री ऐसा, क्योंकि रियल और इमेजिनरी दोनों टर्म इक्वल है। इसको कैसे लिखोगे, टेन इनवर्स जो है डेल इज इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजिनरी टर्म डिवाइडेड बाय रियल टर्म, तो ये आपका 1 आ जाएगा। सो दैट इज 45 डिग्री ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली ये 45 नहीं होता है, थोड़ा सा स्लाइटली कम होता है वो, क्योंकि हम इसको अप्रोक्सीमेट किए हैं, है ना, गामा को अल्फा प्लस जे बीटा ऐसे जो निकाले हैं, तो हम उसको बाइनोमियल से एक्सपांड करके निकाले अंडर व्हाट सिग्मा इज ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन के केस में ऐसा, है ना। इसको अप्रोक्सीमेट किया गया, बट अदरवाइज स्लाइटली लेस होता है, याद रहे, इसलिए अप्रोक्सीमेशन साइन है, नॉट एग्जैक्ट 45 डिग्री। 45 डिग्री से थोड़ा सा कम में लीड करता है। तो ये देखिएगा हमने अनदर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लीड करता है अप्रोक्सीमेटली बाय 45 डिग्री, किसको, एच को, मैग्नेटिक फील्ड को। परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक में दोनों सेम फेज में हो रहे थे, बट यहाँ पे नहीं होंगे, सेम फेज में नहीं होंगे, इसको याद रखना है, ठीक है। तो E and H will not be in same phase, it will lead, E leads H by 45 डिग्री। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो एग्जाम में पूछते हैं। तो आपको ये बेसिकली ये डेरिवेशन दिखाना है आपको, यू हैव टू सी दिस डेरिवेशन या दिस डेरिवेशन, ये यहाँ तक आपको पूरा करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन, दैट रिलेशनशिप बिटवीन E and H वेयर E लीड्स H by 45 डिग्री, ठीक है। अब हम आते हैं वेव पोलराइजेशन में। तो ये हो गया प्रोपोगेशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपोगेट करेगा एयर में तो वेलोसिटी कितना होगा, ई और एच का रेशियो कितना होगा, देख लिया, पावर कितना फ्लो होगा, तो वो पॉइंटिंग वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ई क्रॉस एच। तो एयर में, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक में और गुड कंडक्टर, ये तीनों का केस में, लॉसी डाइलेक्ट्रिक केस में अपन ने देख लिया। अब पोलराइजेशन का मतलब क्या है, पोलराइजेशन का मतलब है टाइम वेरिंग बिहेवियर, एक फिक्स पॉइंट। जैसे मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। अगर हम वन डायमेंशनल वेव लें, है ना, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट हो, इट इज मूविंग टुवर्ड जेड डायरेक्शन, है ना। तो एक पर्टिकुलर जेड पे जब जेड कांस्टेंट हो तो टाइम को वेरी करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लोकस बनाएगा, वो कहलाता है वेव पोलराइजेशन, ठीक है। तो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफर्स टू टाइम वेरिंग बिहेवियर। रिमेंबर, टाइम वेरिंग बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity vector at some fixed point in space at z is equal to 0। मतलब जैसे हमने एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव बोला, है ना, तो एक ये स्पेस z के साथ है, तो यहाँ पे z is equal to 0। t को जब मैं वेरी करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लोकस है वो इलिप्स बन रहा है कि एक सर्कल बन रहा है कि ये ऑल द टाइम्स इट विल बी इन ए लाइन, उसके अनुसार हम बोलते हैं कि वो क्या पोलराइज्ड है, ठीक है। सो एक कांस्टेंट प्लेन में ई का वेरिएशन क्या दे रहा है, सर्कल दे रहा है, इलिप्स दे रहा है या एक लाइन में है वो। तो इलिप्स देता है तो इलिप्टिकली पोलराइज्ड कहते हैं, सर्कल बनता है तो सर्कल पोलराइज्ड बोलते हैं, एक लाइन में होता है तो लिनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं उसको, लिनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक बिहेवियर याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक बिहेवियर, ठीक है। तो इस तरह से सपोज हम है कोई जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। सो सपोज इट हैज एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अलग जो से वो सेम फेज में हो। ई वाई कंपोनेंट है वो थोड़ा लीड कर रहा हो, ऐसा हो सकता है ना। तो वो फेज डिफरेंस में हम लिखते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट मे कंटेन एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, एंड there will be some phase difference between x component and y component, and what will be इसकी जो मैग्नीट्यूड है और फेज डिफरेंस है that will decide कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या लोकस ट्रेस करेगा, whether it will be in line, whether it will be in circle or whether it will be in ellipse, है ना। तो इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन दिस x वैल्यू ey वैल्यू और उसका जो दोनों का फेज डिफरेंस है वो एक पर्टिकुलर पोलराइजेशन देता है, ठीक है। तो हम उसको मैथमेटिकली देखते हैं, है ना। सपोज है एक्स कंपोनेंट है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, उसमें एक्स कंपोनेंट है वो E1 sin ओमेगा t माइनस बीटा जेड, है ना, क्योंकि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म प्लेन वेव को। अब वाई कंपोनेंट है E2, उसकी मैग्नीट्यूड E2 है, इसकी E1 है। अभी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं लिया है, इक्वल हुए तो क्या फर्क पड़ेगा वो देखना है। और ये E1 E2 की वैल्यू और ये डेल, ये क्या है वो डिसाइड करता है पोलराइजेशन क्या है। सपोज जेड इज इक्वल टू 0 ले लिया, है ना, तो हमारा जो है EX ये बनेगा और EY ये बनेगा, ऐसा। तो हम जेड इज इक्वल टू 0 पे लोकस क्या बनेगा, टाइम को जब वेरी करेंगे फ्रॉम, मतलब ऐसा पूरा एक साइनोसॉइडल वे में, मतलब हम जब जाएंगे 0 से लेके पूरा 2 पाई तक टाइम में, मतलब 0 से लेके t/2 फिर t तक, t/4 t/8 टाइम, ऐसा में हम देखेंगे उसको। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, टी इज टाइम पीरियड, कैपिटल टी जो है ना, कैपिटल ये जो कोई भी एक साइकिल अपन लेते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा इस तरह से कंप्लीट साइकिल लेते हैं तो दिस इज टाइम पीरियड, ये t/2 हो जाएगा ऐसा। तो अलग अलग टाइम में क्या होगा वैल्यूज, उसके हिसाब से फिर देखते हैं हमारा E और X कहाँ पे रहता है, ऐसा। तो अब अलग अलग डिफरेंट केस देखते हैं। अगर ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंट केसेस में अगर E1 और E2 इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे E1 और E2 इक्वल नहीं है और डेल्टा जो है या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो हमें इस तरह से मिलता है EY इज इक्वल टू mx वेयर m इज प्लस माइनस E2 डिवाइडेड बाय E1 बनता है। तो उस केस में बोलेंगे, मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की वैल्यू इक्वल नहीं है, एम्पलीट्यूड, और ये 180 डिग्री है या 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, ठीक है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है एक लाइन में होगा, उसको हम लीनियरली पोलराइज्ड बोलते हैं, मतलब इट विल बी इन ए लाइन ऑल द टाइम्स, इट विल बी इन द लाइंस। t चाहे आप 0 टाइम बोले, चाहे t/2 टाइम बोले, चाहे t/8 बोले, है ना, वो सब उसी समय पे ही रहे, उसी लाइन में ही रहेगा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन। तो वो जो है लीनियरली पोलराइज कहलाता। नाउ अगर E1 और E2 हो, बराबर हो मैग्नीट्यूड इसका, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का, और डेल जो है 0 और 180 डिग्री हो, ठीक है, तो tip of it describes straight line and the wave is also called linearly polarized। अगेन उस केस में भी लीनियरली पोलराइज्ड रहेगा, ठीक है, लीनियरली पोलराइज्ड रहेगा। अब थर्ड केस देखते हैं जिसमें E1 इज नॉट इक्वल टू E2, बट ये 0 डिग्री नहीं है और 180 डिग्री नहीं है या 90 डिग्री नहीं है, तो उस केस में इलिप्स बनेगा। अगर 90 डिग्री है तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनता है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसे बनेगा, EX का होल स्क्वायर प्लस EY का होल स्क्वायर, है ना, दैट इज E1 इज इक्वल टू E2 एंड दैट इज इक्वल टू E0, ऐसा लिखते हैं। तो ये E0 का स्क्वायर ऐसे करके बनता है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल बनता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वो सर्कुलरली पोलराइज्ड है करके, सर्कुलरली पोलराइज्ड। तो ये केसेस याद रखना है हमको। तो कभी कभी क्या है, ऐसा हमको क्वेश्चन दे देते हैं, है ना, कि एक फील्ड वैल्यू दिया रहेगा, है ना, जैसे E वैल्यू इज इक्वल टू, ऐसा एक क्वेश्चन आ जाएगा, E वैल्यू देखिए, E वैल्यू इज E0, ऐसा आ जाएगा साइन ओमेगा टी, एक है ना, प्लस ये आ गया E0 करके, फिर E0 लिखा कास ओमेगा टी लिख दिया ऐसा। अब ये पूछा ये कौन सा पोलराइज्ड है, बताइए कौन सा पोलराइज्ड आ जाएगा। अगर मैं लिख दिया ई वेक्टर, है ना, इसको एक्स कर दिया और इसको ए वाई कर दिया,
मतलब x कंपोनेंट है ई नॉट साइन ओमेगा टी और y कंपोनेंट है ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो क्या होगा ये, आप बता सकते हो क्या होगा, कौन सा पोलराइज हुआ ये, कोई सुन रहा है, बता पाएगा कोई? हेलो, हाँ सर, मैं 2 मिनट में लगाऊं क्या, क्लास ले रहा हूँ अभी। तो यही जो है चंद प्रकाश ही देखता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्योंकि लाइव स्टाफ को बुला नहीं रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो कोई बता पाएगा क्या होगा, कोई सुन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है इस तरह से लिखा हूं मैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको चलिए बीटा जेड भी कर दिया, माइनस बीटा जेड, ये ए एक्स हो गया, ठीक है। फिर प्लस लिखा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज दिस, एक्स कंपोनेंट वाई है, ई नॉट, कौन बताएगा, कोई सुन रहे हो, साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए वाई। अब क्या होगा बताओ, और ये साइन की जगह मैं इसको कास लिख दिया, तब क्या होगा, कोई है बताएगा, सुन रहे हो? हेलो, चलिए अब जो ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये जो है मतलब आपका E1 की वैल्यू, ये E1 E2 क्या है ना, मतलब x कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड, y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और y कंपोनेंट और x कंपोनेंट का फेज डिफरेंस क्या है, ये 4 केसेस बताए गए हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। इक्वल है, अगर E1 E2 इक्वल है 90 डिग्री है, यहाँ पे देखिएगा E1 E2 इक्वल है, दैट इज E नॉट है, और फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है प्लस माइनस, तो ये सर्कल आएगा, है ना, सर्कल आप देखेंगे इस तरह से प्लेन में एक सर्कल डिस्क्राइब करेगा टिप इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा। अब ये काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हो सकता है, तो ये डिपेंड करेगा डेल्टा आपका प्लस है या माइनस है ना। अगर आप वाई कंपोनेंट है अगर वो लीड कर रहा हो, है ना, तो वो जैसे ये एक्स लेते हैं और ये वाई लेते हैं ऐसा, तो वाई कंपोनेंट लीड कर रहा हो तो इस तरह से जाएगा इधर डायरेक्शन में, तो वो डिपेंड करेगा आपका जो है प्लस ले रहा हो या माइनस ले रहा हो, तो उसके अनुसार काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जब इक्वल हो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज और फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो तो सर्कल बनता है। अगर कुछ भी नहीं दिया हो, है ना, कोई भी है, तो वह जनरली इलिप्टिकली बोलते हैं उसको, इलिप्टिकली पोलराइज रहता है, जहां पर रैंडम फेज और रैंडम उसका एम्पलीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल देख के हम आपको बताएंगे उसमें, ठीक है। तो अलग अलग इक्वेशन बनता है इसमें, इसमें जो है डेल अगर 0 है 180 डिग्री है और ये दोनों इक्वल नहीं है तो भी ये लिनियरली पोलराइज मिलता है। अगर ये इक्वल है तो इसमें क्या होता है कि अगर वो जैसे मैं E1 इज इक्वल टू E2 डेल 0 है 180 डिग्री है, तो ये बेसिकली ये एंगल अलग अलग हो सकता है, ये जो एक लाइन में है डिपेंडिंग अपॉन E1 और E2 ऐसा, बट एक लाइन में रहता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 केसेस है ना मेन, कौन सा, लिनियरली पोलराइज्ड, सर्कुलरली पोलराइज्ड और इलिप्टिकली पोलराइज्ड। इसको न्यूमेरिकल में अपन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब ये कैसा कंक्लूजन निकाला, ये आया, तो उसके लिए पूरा जो है एक इक्वेशन बनाते हैं अपन, है ना। ई वाई इतना था, ई वाई इतना था, तो इसको ओपन कर दिया साइन ए प्लस बी का फॉर्म में, ठीक है। फिर ओमेगा टी को अपन ने इसको भी साइन के फॉर्म में डाला ऐसा, क्योंकि ये साइन के फॉर्म में मुझे पता है E1, तो इसको कास ओमेगा टी को मैं इस टर्म में ऐसे लिख दिया यहाँ पे, और ये जो एक्सप्रेशन था इसमें ई वाई का यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इसकी वैल्यू को कास की, है ना, कास ओमेगा टी, तो इस तरह से ये आ जाएगा पूरा एक्सप्रेशन ऐसा। तो इसको पूरा जो है इसमें टाइम फैक्टर को हटा देना है, क्योंकि ऑल द टाइम्स के लिए क्या बनेगा ये देखना है। तो ये जब आप इस तरह से इक्वेशन बनेगा यहाँ पे देखिएगा, है ना। तो ये हम लोग बोलते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, है ना।
इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, देखिए ए ई टू दी एक्स स्क्वायर माइनस बी ई एक्स ई वाई माइनस सी ई वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स बोलते हैं ना इन जनरल। लेकिन अलग अलग केसेस में वो फिर कन्वर्ट होते जाएगा। आप देखते हैं नंबर 1 है ना, ये एक्सप्रेशन बना था हमारा, इसको साइन स्क्वायर डेल्टा से आप डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा है ना। इसको साइन स्क्वायर डेल्टा से, डेल्टा क्या, फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो देखिएगा अब डेल्टा जैसे मैं 0 ले लिया है ना, आप 0 कर दीजिए तो इस तरह से एक एक्सप्रेशन आया। मतलब क्या हो गया, ये जो एक्सप्रेशन आया ये मेरा ई एक्स अपॉन ई वन, और इसको मैं प्लस माइनस करके ई वाई अपॉन ई टू का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ इसको, है ना। सो दैट इज, इस तरह से कन्वर्ट होता है ये। मतलब एक लाइन का इक्वेशन आ गया, स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए ये लीनियरली पोलराइज मिलता है हमको, ठीक है। फिर अगर डेल 90 डिग्री है, E1 और E2 है, तो ये देखिएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर बोलते हैं, है ना। तो ये आपका एक्स कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कंपोनेंट बोल सकते हैं, वाई जो है वाई कंपोनेंट, तो ये एक सर्कल का मिलता है। तो इस केस में सर्कल बन गया ऐसा, वो जो एक्सप्रेशन था इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। और जब डेल 90 डिग्री है ना, तो ये जो है आपका एक प्लेन ले रहे हो जैसे ऐसा, तो इस तरह से एलिप्स बनेगा ऐसा, जिसमें एक्स एक एक्सिस में आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ऐसे रहता है, टिल्ट नहीं रहेगा, ये ऐसा हो गया। लेकिन अगर अदर देन है 90 डिग्री है, कुछ और है, तो फिर ये टिल्ट हो जाता है ऐसा। इसका जो मेजर एक्सिस है वो इधर से थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, कुछ एंगल में आएगा ऐसा, अल्फा एंगल या बीटा ऐसा, तो वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये 3 केसेस है, इसमें एलिप्स बनेगा ऐसा अगर एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है बट फेज 90 डिग्री है, और इन जनरल भी अगर आपका ये तीनों अदर देन दिस 3 केसेस है तो भी एलिप्स बनता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा 5 मिनट न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये पोलराइजेशन हो गया, याद रखिएगा ना, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन जो है आप याद रखिएगा। पोलराइजेशन रिफर्स टाइम बिहेवियर, एक z इज इक्वल टू 0 प्लेन या कांस्टेंट प्लेन में फॉर ऑल द टाइम्स वो क्या रहेगा, उसको और न्यूमेरिकल वगैरह में समझने की कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो। अब न्यूमेरिकल देखते हैं, है ना। इसमें एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, E की वैल्यू ये है, H की वैल्यू ये है, रियल e टू द पावर j ओमेगा t माइनस बीटा z, x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है। मतलब ये हम इसको रियल बोल रहा है, मतलब e टू द पावर, इसको कास और साइन में लिखेंगे तो रियल टर्म में कास आ जाएगा, है ना। मतलब ये कास करके आएगा, ई नॉट इज ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड एक्स, और एच वेक्टर जो है एच नॉट जो है अगेन रियल बोल रहा है कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए वाई करके, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर निकाल दीजिए, तो ई क्रॉस एच करेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगा ई नॉट एच नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए जेड में है, देखिए, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस हो गया। अब मैंने बताया था एवरेज, एवरेज मतलब एक साइकिल में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरी करता है, तो यहां से लेके 0 से 2 पाई अगर एंगल फॉर्म में गए, या 0 से लेके पूरा टी टाइम पीरियड में, अगर टी इसके टाइम पीरियड में गए, है ना, टी, तो ये पी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई, ये एंगल फॉर्म है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा इज थीटा अपॉन टी, थीटा रेडियन है पर सेकंड, तो ओमेगा इज रेडियन पर सेकंड, तो थीटा इज ओमेगा टी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 2 पाई में 1/2 पाई करके, तो ये आ जाएगा। और इसका जब आप निकालोगे ओमेगा टी इंटीग्रेशन, तो ये आपका आ जाएगा हाफ, ये जो इंटीग्रेशन है इसका जब निकालोगे तो बेसिकली आ जाएगा इतना, ई नॉट एच नॉट बाई 2 करके। तो ये याद रखना है इसको, एवरेज वैल्यू। तो ई आर एम एस इज ई नॉट बाई √2 लिख सकते हो इसको, एम्पलीट्यूड अपॉन √2 सिनोसाइडल हो, एच नॉट इसकी मैग्नीट्यूड अपॉन √2 ऐसा लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आ जाता है ई नॉट एच नॉट बाई 2 ऐसा करके। तो ई आर एम एस एच आर एम एस के टर्म लिखोगे तो नीचे 2 नहीं आएगा, ऐसा याद रखना। आपको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू दिया रहेगा या ईआरएमएस वैल्यू दिया रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ईआरएमएस दिया रहता है, तो आप इतना निकाल सकते हैं एवरेज वैल्यू पॉइंटिंग वेक्टर का, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू दिया है, इफ द मीडियम इज लॉसलेस, मतलब परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक का केस है, म्यू आर इज 2 एप्सिलॉन आर इज 3, पूछ रहा है फेज वेलोसिटी लैम्डा ईटा और ईआरएमएस क्या होगा। तो वी क्या होता है आपको मालूम है, सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, या दैट इज 1 अपॉन इसी को
अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन लिखते हैं ना। तो इसमें जो है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालेंगे तो ये सी आ गया ऊपर। तो एप्सिलॉन आर म्यू आर, तो एप्सिलॉन आर म्यू आर दिया तो वेलोसिटी आप निकाल लेंगे, तो ये निकल गया। लेमडा क्या है, वी बाई एफ होता है, तो लेमडा निकाल लिया आप। ईटा क्या होता है, ईटा इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है ना, ई बाई एच, तो दैट इज अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है। तो ये आपको ये निकल गया 307 ओम निकल गया। एंड ई आर एम एस कैसे निकालोगे, दैट इज पी एवरेज इज ई आर एम एस एच आर एम एस होता है। तो एच आर एम एस और ई आर एम एस में क्या रिलेशन होता है, एच आर एम एस इज ई आर एम एस डिवाइडेड बाई ईटा होता है ना, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक में। तो आप इसको लिख दीजिए, तो ई आर एम एस अपॉन ईटा आया, ईटा निकला हुआ है आपके पास यहाँ से, ठीक है, और पी एवरेज वैल्यू दिया है आपको यहाँ पे देखिए, तो ई आर एम एस निकल जाएगा, तो ई आर एम एस की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। नाउ फाइंड द इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, propagation constant and wave velocity of a conducting media in which sigma is this, mu r is this, frequency of 500 मेगा है। तो ये आप देखेंगे इसमें सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन जब निकालोगे तो इट विल बी ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो ये गुड कंडक्टर का केस हो गया ना, गुड कंडक्टर का केस। तो गुड कंडक्टर के केस में आपको पूछा जा रहा है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, तो ये वाली वैल्यू होता है, आप डाल दीजिए वैल्यू, निकल जाएगा। v कितना होता है, ओमेगा अपॉन बीटा, तो निकाल सकते हो। और अल्फा जे बीटा की वैल्यू इतना होता है, तो आप कॉम्प्लेक्स प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा निकाल सकते हो, ऐसा इस तरह से। तो ये तीनों वैल्यूज निकाल लिया आपने, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, ईटा, कॉम्प्लेक्स प्रोपोगेशन कांस्टेंट और वेव वेलोसिटी, ठीक है, वेव वेलोसिटी आपने निकाल लिया है यहाँ से। तो इस तरह से आपको निकालना है उसको, ठीक है, ये आपने निकाल लिया, तो ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। बीटा चाहे तो यहाँ से आप निकाल लिया, ऐसा बीटा, इस बीटा को यहाँ पुट कर देंगे तो ये v आ जाएगा, ठीक है। अब नाउ कैलकुलेट द स्क्रीन डेप्थ, फोर्थ क्वेश्चन है, स्क्रीन डेप्थ पूछ रहा है। अगेन प्रोपोगेशन कांस्टेंट, वेव वेलोसिटी एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.6 मेगाहर्ट्ज इन एल्यूमिनियम वेयर, वेलोसिटी भी पूछ रहा है ना, तीन चीज निकालना है, डेल्टा, गामा एंड v। तो डेल्टा का फॉर्मूला ये होता है, आप लगा दीजिए, गामा का ये होता है ना, तो ये निकल गया, और v का ओमेगा अपान बीटा, वेयर बीटा वैल्यू इज यही वाली वैल्यू होती है ना, ओमेगा म्यू सिग्मा अंडर रूट अपान 2, ये वाली वैल्यूज, अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है। तो अगेन यहाँ पे जो देखेंगे, अगेन जो है सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन है, इट विल बी ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो अगेन गुड कंडक्टर का केस है, वहां पे लगा के आपको सॉल्व कर लेना है इस तरह से। अब इसमें क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और बीटा वी एच यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, म्यू आर और एप्सिलॉन आर दिया। तो कर्ल ए की वैल्यू ये होता है ना, आपने ये जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, देखिए यहाँ पे माइनस बीटा जेड, और ई जो है मतलब सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, सो ई इज एक्स कंपोनेंट, ए एक्स ऐसा, तो ये एक्स वाई प्लेन में रहेगा, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है उधर है, ऐसा बोल सकते हो ना। तो ये जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, ये दिस इज एक्स कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। तो इसमें डेल बाई डेल एक्स जीरो करोगे, डेल बाई डेल वाई जीरो करोगे, ठीक है, और चूंकि इसका वाई कंपोनेंट जीरो है, जेड कंपोनेंट जीरो है, तो इसमें आप ई की वैल्यू यहाँ पे ये है पूरा, ये वाली, इसको पुट करोगे और इधर फिर आप एच निकालोगे ऐसा। तो माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी, जो भी आएगा इसको ओपन करेंगे हो जाएगा, फिर उसको टी के रेस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये वैल्यू एच आएगा ऐसा, ठीक है। और v इज इक्वल टू ओमेगा बाई बीटा होता है, ये जो टर्म है ओमेगा टी, ये जो है आपका ओमेगा होगा, ये ओमेगा टी है ना, तो ओमेगा वैल्यू 10 टू द पावर 7 है, तो ओमेगा इज 10 टू द पावर 7 होता है। और v की जो वैल्यू है आपका लॉसलेस मीडियम है, तो c बाई म्यू आर अपान एप्सिलॉन आर होता है, ये अनदर रिलेशन आपको मालूम है, ठीक है। और v भी होता है आपका ओमेगा अपान बीटा होता है ऐसा, तो ये दोनों से आप बीटा निकाल सकते हो, v यहाँ से निकलेगा, ओमेगा यहाँ से निकला हुआ है आपके पास 10 टू द पावर 7, तो बीटा निकाल सकते हो आप ऐसा, ठीक है। तो ये बीटा वहां से आप निकाल सकते हो, तो ये h जो है इतना आ गया। अब जैसे बीटा आया तो बीटा इज 2 पाई बाय लैम्डा, तो आप लैम्डा निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपको करना है, मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में जा रहा हूँ क्योंकि और मुझे टाइम नहीं मिलेगा, अब बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना है इसको। तो ये लगभग हो गया, ये हमारा जो बताना था
इसमें एक आध दो क्वेश्चन था, पोलराइजेशन को कैसे जज करना है वो बताना था, तो देखते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अदरवाइज आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि काफी टाइम हो गया।